नमस्कार, मैं शंभूलाल रावत। आज आपको बीएड द्वितीय वर्ष में पेपर है हिंदी शिक्षण, इस पेपर में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज का हमारा प्रकरण है पाठ्यचर्या का स्वरूप। ठीक है, तो पाठ्यचर्या के स्वरूप के विषय में जानेंगे। इससे पूर्व हमने आगे की क्लास में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे पाठ्यचर्या का स्वरूप किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पाठ्यक्रम तो वह है जो शैक्षणिक और शैक्षिक तमाम प्रकार के कार्य जिस विषय में होते हैं वो है पाठ्यक्रम। और इसके साथ में जो विषय है, विषय से तत्संबंधी विषय सामग्री का चयन जिसमें किया जाता है और उसके अंतर्गत इकाइयाँ और प्रकरणों का चयन किया जाता है। इन तमाम प्रकार की विषय से संबंधित इकाइयाँ और प्रकरण है ना, उनका चयन किया जाना और उनका उद्देश्य निर्धारित किया जाना, वो है तमाम प्रकार के क्षेत्र पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में विषय से संबंधित विषय सामग्री जिसमें इकाइयाँ और प्रकरण प्रकरणों का चयन किया जाता है। प्रकरणों का चयन किया जाता है एवं उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में मूल रूप से एक ही विषय के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जिसमें विषय वस्तु होती है, तो यह है पाठ्यचर्या। ठीक है, पाठ्यचर्या का जो है विस्तारित रूप होता है। पाठ्यचर्या का विस्तारित रूप होता है। ठीक है, जो परंपरागत रूप से एक पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययन करवाया जाता है, उससे इतर तमाम प्रकार के क्षेत्रों का बालक को ज्ञान प्रदान करवाना, वो होता है पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जानेंगे पाठ्यचर्या के सोपान। पाठ्यचर्या के सोपान
ठीक है, देखो क्या होता है, शिक्षण का अपना एक महत्व होता है जिसमें बालक को चाहे वो नैतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, है ना, तमाम क्षेत्रों को उसे ज्ञान प्रदान करवाना होता है। तो उसके अंतर्गत किन किन सोपानों के माध्यम से कक्षा इसमें होता है, कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। हिंदी को एक अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। पाठ्यचर्या के सोपान के अंतर्गत सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हिंदी है वो अनिवार्य विषय के तौर पर कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। ठीक है, और इसमें भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं, जैसे कक्षा 1 से 12 तक भिन्न भिन्न कक्षाएं, उन भिन्न भिन्न कक्षाओं के लिए स्थानुकूल विषय सामग्री का चयन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कक्षा अनुसार यानी कक्षा स्तरानुसार विषय सामग्री का चयन किया जाता है। विषय सामग्री का चयन किया जाता है। ठीक है, इस अनुकूल विषय सामग्री का चयन किया जाता है। ठीक है, और तो विषय सामग्री का चयन करने के लिए किन किन सोपानों को ध्यान में रखा जाता है, तो सोपान हम जोड़ जाते हैं। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। अर्थात किसी भी प्रकरण का चयन किया गया है ना, या इकाई का चयन किया गया है, इकाई इनका अगर चयन किया गया है तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाता है कि किस उद्देश्य के तहत उस पाठ्य वस्तु में प्रकरण और इकाई को रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, उसका निर्धारण पहले से कर दिया जाता है। उद्देश्य यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। सबसे प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, बालक का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है तो उद्देश्य का जो निर्धारण हुआ है वो निर्धारित सफल। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहला सोपान है पाठ्यचर्या के अंतर्गत कि जो है एक शिक्षक या पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली संस्था उस प्रकरण या इकाई का चयन करते हुए उद्देश्यों का निर्धारण पहले से कर ले। ठीक है, फिर उसके पश्चात है विषय सामग्री का चयन। विषय सामग्री का चयन। देखो, विषय सामग्री ऐसी हो जो बालक के लिए, चाहे वो नैतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो,
शैक्षिक क्षेत्रों या संवेगात्मक ठीक है या जनतंत्रीय भावनात्मक क्षेत्रों भावनात्मक तमाम प्रकार के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विषय सामग्री का चयन करना चाहिए। यह पाठ्य पुस्तक का दूसरा सोपान है। पहला तो आपने उद्देश्य निर्धारित कर दिया, फिर विषय सामग्री का चयन ऐसा किया जाता है कि तमाम प्रकार के क्षेत्रों से बालक को जो है इसका फायदा मिल सके। उसका नैतिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, शैक्षिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो सके, जनतंत्रीय भावनात्मकता का विकास हो सके। इस प्रकार से विषय सामग्री का ऐसा चयन कर लिया जाता है पहले से उस पाठ्यचर्या के अंतर्गत जिसमें बालक तमाम प्रकार के क्षेत्रों को उसमें समेटे हुए, बालक के तमाम प्रकार के क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो, है ना। इस प्रकार से बालक का जो सर्वांगीण विकास हो सकता है। फिर तीसरा है सामग्री चयन के आधार। सामग्री चयन का आधार सामग्री विषय वस्तु की जो सामग्री चयन कर रखी है प्रकरण में, प्रकरण है ठीक है, उसकी जो विषय सामग्री का चयन किया है उसका आधार क्या है, तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से उसका आधार है बालक की उद्देश्य प्राप्ति। बालक का जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, ठीक है, उसमें उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। अगर उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। उद्देश्य की प्राप्ति में आपकी विषय सामग्री सार्थक है या नहीं है, सार्थक है अथवा नहीं है, अर्थात इसका कोई ना कोई जो है उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा, बालक के भावी जीवन में सार्थक दिए हुए है या नहीं है। तो इस प्रकार से विषय सामग्री का आधार हो, मतलब उसके लिए आधार क्या हो जिससे पूरा भवन खड़ा हो सके, तो उसका आधार है उद्देश्य प्राप्ति। ठीक है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या का चयन किया गया है वो उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण होनी चाहिए। अगर उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण नहीं हो रही है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आपकी जो सामग्री का चयन किया गया है वो निरर्थक है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या के सोपान के अंतर्गत तीसरा था सामग्री चयन का आधार, जो आधार है उद्देश्य प्राप्ति। ठीक है, अब इसके आगे हम जानते हैं पाठ्यचर्या का महत्व। पाठ्यचर्या का महत्व, देखो कोई भी साधन होता है उसका उपयोग जब भी किया जाता है जब उसका कोई महत्व हो, बिना महत्व के कोई भी साधन का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भी पाठ्यचर्या एक ऐसा साधन है जिसका अपना एक निश्चित महत्व है बालक के विकास के लिए। ठीक है, तो क्या क्या महत्व है इसको जानते हैं। सबसे पहले बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास
बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है, और उसमें सहायक बालक का सर्वांगीण विकास जब होगा जब बालक के जीवन के तमाम पहलुओं को लेते हुए, जितने भी उसके जीवन के पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को छूते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। अगर ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है तो उस पाठ्यचर्या का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं सभ्यता और संस्कृति के विकास में सहायक। सभ्यता व संस्कृति के विकास में सहायक। संस्कृति के विकास में सहायक। भारत भूमि भारतवर्ष सभ्यता और संस्कृति की जननी है। अगर बालक भारतवर्ष के तमाम सांस्कृतिक पहलू को और भारतीय सभ्यता को नहीं जान पाया है तो पाठ्यचर्या का महत्व क्या साबित नहीं होता है। पाठ्यचर्या लाने का क्या महत्व है? यही है कि बालक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित हो सके। पाठ्यचर्या के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों और विषय वस्तु का चयन किया जाता है जिसमें बालक भारतीय सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सके। अगर खाली रूप विद्या अर्थात रटन विद्या से बालकों को जो है शिक्षण प्रदान किया जाएगा तो बालक जो है व्यवहारिक रूप से सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सभ्यता संस्कृति का ज्ञान करवाना भी महत्वपूर्ण है। फिर नैतिक चरित्र के विकास में सहायक। नैतिक चरित्र के विकास में सहायक। देखो एक बालक छोटा बालक होता है तो जब चोरी करता है उसे पता नहीं होता है कि ये चोरी करना, कोई भी वस्तु चुराई है बिना किसी को पूछे या वस्तु उठाई है भी तो वो चोरी के अंतर्गत आता है। वो बालक को पता नहीं होता है। तो बालक को पता रहे कि गलत कार्य क्या है, सही कार्य क्या है, समाज में सही क्या है, गलत क्या है ना, लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, इन तमाम पहलुओं को अगर बालक जानेगा तो वो बालक के नैतिक चरित्र के अंतर्गत आता है। वो बालक का नैतिक चरित्र दर्शाता है। ऐसा विकास करना तब विकास करना जब पाठ्यचर्या में ऐसे तमाम प्रकरण व विषय वस्तु का चयन रखा जाए, ठीक है। तब जो है पाठ्यचर्या का महत्व बढ़ जाता है। फिर है सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियों में सहायक। सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियों में सहायक है। देखो कोई भी बालक ने विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण किया है तो अपने जीवन में उतार कर अमल करके अपनी ओर से क्या निर्माण कर सकता है, क्या नया उत्पाद कर सकता है, अपनी ओर से नया क्या विकास कर सकता है और क्या जोड़ सकता है उसके अंतर्गत, जो भी विषय वस्तु उसके अंतर्गत और क्या नयापन ला सकता है, तो वो आता है सृजनात्मकता के अंतर्गत या रचनात्मकता के अंतर्गत। अर्थात जो भी उसे ज्ञान प्रदान करवाया गया है
उस ज्ञान का आधार लेकर अपने जीवन में और क्या नए परिणामों को ला सकता है, अपने भावी जीवन में जो है सफलता अर्जित कर सकता है, उन्हीं को आधार लेते हुए तो वह आता है सृजनात्मकता और रचनात्मकता के अंतर्गत। तो ऐसी शक्तियाँ विकसित करना, ठीक है, वो जो इसके अंतर्गत रहता है पाठ्यचर्या के महत्व। फिर है जनतंत्री भावना के विकास में सहायक। जनतंत्रीय भावना के विकास में सहायक। जनतंत्री का मतलब है जन यानी मनुष्य, देखो अभिष्ट यानी भावनाएं, भावनात्मक रूप से बालक को सक्षम बनाना, मन के भाव मनोभाव, दूसरों के मन के भाव को जानना, है ना, अपने मन के भाव को जो है उच्च स्तर पर पहुंचाना, इस प्रकार के जनतंत्री भावनाओं का विकास भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। हिंदी पाठ्यचर्या का निर्माण कर दिया गया, तो इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, रूल है, नियम है, इनको जानते हैं। पहला है विविधता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या का निर्माण हो चुका है, तो उसके अंतर्गत पहला सिद्धांत यह है कि पाठ्यचर्या ऐसी बनाई जाए जिसमें तमाम क्षेत्र पहलू की विविधता लिए हुए पाठ्य सामग्री उसके अंतर्गत, विषय सामग्री उसके अंतर्गत सम्मिलित रहे। ठीक है, फिर दूसरा है नमनीय रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यह है कि पाठ्यचर्या में प्रकरण और इकाई, इसके अलावा विषय सामग्री ऐसी रखी जाए जो बालक उसमें रुचि उत्पन्न करे, बालक उसमें रुचि ले, क्योंकि बिना रुचि के बालक जो है शैक्षिक कार्य संपन्न नहीं करता है। अगर बालक में रुचि है तब वो अच्छे प्रकार से शिक्षण कार्य करवा सकता है, अर्थात शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य किए हुए को जो है वो अच्छी तरह से अध्यापन कर सकता है। ठीक है, अर्थात शिक्षक ने जो भी पढ़ाया है उसको रुचि के साथ में उसको ध्यान में ला सकता है, अपने जीवन में जो है अमल में ला सकता है। किसी भी विषय वस्तु में प्रकरण का ऐसा चयन हो, इकाई का ऐसा चयन किए जाए, विषय सामग्री ऐसी नहीं है जिसमें बालक रुचि दे। अगर रुचि नहीं देगा तो अध्यापन कार्य जो है निरर्थक है। ठीक है, रुचि सबसे प्रथम सिद्धांत है। फिर तीसरा है जीवन से संबंध।
पाठ्यचर्या बालक के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बालक के जीवन को छूते हुए, अर्थात पाठ्यचर्या पूरे बालक के जीवन से जुड़ी हुई होती है। बालक का तमाम जीवन है, चाहे विद्यालय जीवन है या पारिवारिक जीवन है या वातावरणीय जीवन है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन से संबंध, बालक का जीवन से संबंध रहते हुए विषय सामग्री का चयन किया जाए, ठीक है। तो यह थे पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। इसके अलावा एक और है विषय सामग्री का चयन उद्देश्य आधारित। विषय सामग्री का चयन उद्देश्य आधारित। इस उद्देश्य के तहत विषय सामग्री को पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है, वो उद्देश्य आधारित होना चाहिए। अगर उद्देश्य आपका कोई नहीं है और बिना उद्देश्य के पाठ्यचर्या में विषय सामग्री प्रकरण इकाई को शामिल किया गया है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो बिना उद्देश्य के पाठ्यचर्या निरर्थक साबित हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत के विषय में जाना, इसके अलावा महत्व के विषय में जाना, और ये पूरा जो पाठ्यचर्या के स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यचर्या होती है, तो जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पाठ्यचर्या होती है, और पाठ्यचर्या विशेष तौर पर एक विषय पर होती है। उस विषय में तमाम प्रकार के प्रकरण और इकाइयाँ होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जाना पाठ्यचर्या का स्वरूप किस तरह से होता है, जिसके अंतर्गत महत्व भी है, इसके सोपान भी है, तमाम प्रकार की बात। अब इससे संबंधित आपके लिए गृह कार्य है। बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यचर्या की भूमिका बताइए। आपके लिए प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यचर्या की भूमिका बताइए, ठीक है। तो छात्र अध्यापिका जिस प्रकार से कोरोना का दौर चल रहा है, अपने आप को जो है बचा के रखना इस महामारी से, और इसके लिए साधन है जिसमें मास्क है, सैनिटाइज है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो आपको इस महामारी से बचाव करा सकती हैं, ठीक है। धन्यवाद।